नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरों को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रूट को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल की है, जिसमें कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 30 वाहनों के साथ मॉक ड्रिल की गई है। और ये तस्वीर आप उस समय की देख रहे हैं जब खुद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनके साथ मौजूद थे और जगह जगह का जायजा ले रहे थे कि कहां से जब निकलेंगे अमित शाह तो वहां किस तरह की तैयारियां। उनके साथ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो उस रास्ते का अवलोकन भी किया उन्होंने, देखा कि कहां जो स्वागत मंच बने हुए हैं वो कितनी दूरी पर हैं, कौन कौन वहां स्वागत करेगा। उन्होंने कहा वी.डी. शर्मा ने कि एक भव्य स्वागत की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। और 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। अमित शाह भारतीय सियासत की वो शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति से लेकर प्रशासन तक में नए प्रतिमान गढ़े हैं। कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज शरद द्विवेदी जो कि बंसल न्यूज़ हेड हैं, उनसे ख़ास बातचीत में उनकी शख्सियत के वो पहलू भी सामने आए थे जिसकी झलक कभी कभार ही देखने को मिलती है। अमित शाह सियासत के इस मोदी युग में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद यदि किसी एक शख्स का नाम देश की सरहदों के पार भी गूंजता है तो वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। भारतीय सियासत में नरेंद्र मोदी का उदय यदि एक चमत्कार है तो उस चमत्कार को गढ़ने वालों में अमित शाह का नाम सबसे आगे है। स्पष्टता अमित शाह के जीवन दर्शन का शायद सबसे बड़ा गुण है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, गैर पारंपरिक राजनीतिक फैसले लेने की कोशिश करती है जो राजनीतिक तौर पर शायद उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी देखिए, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूं। जी, आपने कहा कि बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इससे मेरा मतभेद है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है। जी, थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो, जी, जी, जो लोगों को फायदा कराते हैं। जीएसटी आज शुरुआती दिक्कतों को छोड़ दीजिए, मैं पूरी संवेदना के साथ छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग और जिनको तकलीफ पड़ी उनके साथ खड़ा हूं। मेरी सरकार भी खड़ी है पूरी संवेदना के साथ। मगर ये टीथिंग प्रॉब्लम जो थे उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 जीएसटी अब देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। जी, और इतना बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म, दुनिया में सबसे बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म अगर आप करते हो तो शुरुआती टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे। बीजेपी के उदय की कहानी कहीं न कहीं कांग्रेस के पतन की भी कहानी है और इस कहानी के हीरो यदि नरेंद्र मोदी हैं तो उस कहानी के निर्देशकों में से एक अमित शाह भी रहे हैं। कांग्रेस पर उनके सदे हुए बारों ने देश की सबसे पुरानी पार्टी की बुनियाद तक हिला दी है। कांग्रेस फिर से धूर जातिवादी पॉलिटिक्स और फूड रिलीजियस एपीसमेंट की ओर आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों से देश के लोकतंत्र को आजाद कराने में लगी है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने अच्छा ही हो गया, खुलासा हो गया। संगठनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन का कारण इसलिए माना गया कि वहाँ की जातिगत राजनीति के तिलस्म को भेद कर बीजेपी आगे बढ़ी। तो आप किस तरह देखते हैं, देश की राजनीति रीजनल पार्टीज की राजनीति है, देश की राजनीति बहुलतावादी जाति समाज की राजनीति है? जातिवादी राजनीति लगभग हाशिए पर चली गई। जी, हालांकि कांग्रेस उसको
मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा प्रयास कर रही है, राहुल गांधी जी लाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता अब देश की जनता इस दिशा में जाएगी। अमित शाह को सियासत में चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। उनमें बड़े फैसले लेने का मादा तो है ही, उनके चातुर्य का भी जवाब नहीं। फिर चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या फिर एनआरसी लागू करने की। लेकिन इस सख्त सियासी व्यक्ति के अंदर एक ऐसा शख्स भी है जो संतुलन बनाना खूब जानता है। देखिए, ये सख्त अप्रोच नहीं है, संगठन के लिए बहुत जरूरी है कि समय का सदुपयोग किया जाए, एक। और दूसरा, ये सारी चीजें जो होती है, वो बड़े बड़े गुलदस्ते, वो चुनाव है तब तो ठीक है, मगर संगठनात्मक कार्यक्रमों में नहीं करने चाहिए। जी जी। जब चुनाव होता है, एक माहौल बनाना होता है, एक मूड बनाना होता है, एक विजय के लिए पूरी फोर्स को ड्राइव करना होता है, तब ये सारी चीजें अपना एक स्थान भी रखती है, महत्व भी रखती हैं। परंतु जब संगठनात्मक कार्यक्रम हो, मेरा दृढ़ रूप से मानना है कि सीधे साधे होने चाहिए, सादगीपूर्ण होने चाहिए, भोजन भी सादगीपूर्ण होने चाहिए, स्थान भी सादगीपूर्ण होना चाहिए, और कम से कम खर्च में कार्यक्रम होने चाहिए। जी जी। तो कुछ थोड़ा सा मंत्र दे दीजिए उन राजनेताओं को जो बहुत तनाव में रहते हैं चुनाव में, उनका रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है। आप जब इतना सख्त शेड्यूल लेकर चलते हैं, अनुशासन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने को तनाव मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान, योग या कुछ भिन्न जीवन शैली? चलिए, मैं व्यक्तिगत बातों में जाना नहीं चाहता, मैं समझता हूं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कमोबेश सभी कार्यकर्ता जिस दिन हमारी सरकार की शपथ होती है, उससे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं। तो तनाव हम पर ज्यादा नहीं होता है। जो मौसमी राजनीतिक दल होते हैं, जिनके लिए चुनाव के समय ही जनता याद आती है, उनके लिए ये होते हैं। हम हंसते खेलते मौज मस्ती से चुनाव को झेलते हैं, लड़ते हैं और विजयी होकर बाहर आते हैं। सियासत में बड़े फैसले लेने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण उन फैसलों को अंजाम तक पहुंचाना है, और अमित शाह को इसमें महारत हासिल है। अमित शाह सियासत में उस संस्कृति को लेकर आए जिसके सहारे नए भारत को गढ़ने की कोशिश सियासत की नई पौधे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और इधर छत्तीसगढ़ में निर्धारित लक्ष्य के साथ हुई धान खरीदी के बाद अब इसमें धान की कमी की बात सामने आई है। कई धान खरीदी केंद्रों में रिकॉर्ड बराबर है, तो कहीं धान खरीदी केंद्रों में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकार उन पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और रिकवरी करने के निर्देश दे रही है। धान खरीदी केंद्रों पर बड़ी गड़बड़ी, तुलाई कुछ उठाव कुछ। सरकार ने एफआईआर दर्ज करने के लिए दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में निर्धारित लक्ष्य के साथ धान की खरीदी तो कर ली गई, लेकिन अब इसमें शॉर्टेज का मामला सामने आया है। कुछ धान खरीदी केंद्रों पर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बिलासपुर जिला सहकारी समिति में 5 जिले शामिल हैं, जिसमें बिलासपुर के अलावा कोरबा, पेंड्रा, जांजगीर, मुंगेली है। इन जिलों में कुल 539 खरीदी केंद्र से रिकॉर्ड 19,32,000 मीट्रिक टन धान खरीदी गई, लेकिन धान उठाव के दौरान 12,000 क्विंटल धान शॉर्टेज पाया गया। सहकारी बैंक के मुताबिक कोरबा और मरवाही में जीरो शॉर्टेज मिला है, जबकि जांजगीर में तुलसी, राहोद, बिलासपुर के नगदुई, मुंगेली के हथनी कला धान खरीदी केंद्र में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली है। यहाँ कुल मिलाकर 2,30,00,000 रुपए का घोटाला सामने आया है। हालांकि ऐसे लोगों पर नकेल कसने और उन पर कड़ी कार्रवाई कर रिकवरी करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस मामले में पहले की बीजेपी सरकार की अव्यवस्थाओं पर भी निशाना साधा जा रहा है। नकचोई करके कोटा के पास में एक धान खरीदी केंद्र है, वहाँ पर गड़बड़ी पाई गई थी और उसमें तत्काल एफआईआर करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो इस साल बिलासपुर जिले में धान का उठाव बिल्कुल तय सीमा में हो गया है। इसके लिए प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से काम की है और हमारे बैंक के कर्मचारी और समिति के लोग बहुत बेहतर रूप से काम करते हुए जीरो शॉर्टेज में काम किए हैं। तो निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में जो भी गड़बड़ी होती थी, जो भी नुकसान शासन को होता था, वो नहीं होगा। इधर विपक्ष में बैठे बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने करोड़ों रुपए के धान शॉर्टेज के पीछे कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि धान खरीदी में सरकार किसानों को ठग रही है। जहाँ तक धान शॉर्टेज की बात है, 19-20 में लगभग
जो इन्होंने विधानसभा में कहा है 1,40,000 मीट्रिक टन धान का कोई हिसाब किताब नहीं है। 20-21 में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन धान का हिसाब किताब नहीं है और 20-21 का अभी इनके पास आंकड़ा ही नहीं है कि कितना खरीदे हैं। खरीदे बता रहे हैं कि 97 लाख मीट्रिक टन खरीदे हैं, लेकिन कितना संग्रहण हुआ, कितने संग्रहण केंद्र में है, कितने धान का उठाव हो चुका है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो स्थितियां हैं, जो सरकार का जवाब है, 10,000 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश में पिछले साल भी धान के शॉर्टेज में करीब 232 करोड़ रुपए की भरपाई राज्य सरकार ने की थी और सभी धान समितियों अधिकारियों को हिदायत भी दी गई थी। उसके बाद से जिले में बड़े पैमाने पर करोड़ों की गड़बड़ी सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार दोषियों से करोड़ों रुपए की वसूली कैसे करती है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। अगर हम आपसे कहें कि देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है और इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी फुटपाथ पर हॉकी खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराश रहे हैं, तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एमपी में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले इंदौर में अब हॉकी का खेल सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। खेल मैदान ना होने की वजह से बच्चे जान जोखिम में डालकर फुटपाथ पर हॉकी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ करिए नस नस मेरी खौले, कभी तो कोई जिद करिए। हॉकी पर बनी फिल्म चक दे इंडिया का ये गाना खिलाड़ियों पर फिल्माया गया था, लेकिन यही गाना इंदौर में लापरवाहों पर भी फिट बैठता है। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ हॉकी की जिद है, दूसरी तरफ मैदान की जगह फुटपाथ है और यहां मीर रंजन नेगी जैसे दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोचिंग देने को मजबूर हैं। मीर रंजन नेगी वही खिलाड़ी हैं जिन पर साल 2007 में चक दे इंडिया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। रिटायरमेंट के बाद में मुंबई शहर से जब मैं इंदौर लौटा तो मेरे मन में एक सपना था कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को हॉकी सिखाऊंगा। और हमारे प्रकाश हॉकी क्लब जो बहुत पुराना क्लब है, 80 साल पुराना क्लब है, 80 साल से भी ज़्यादा। आप देखते हैं मेरे पीछे करीब 125-150 बच्चे रोज़ हॉकी खेलते हैं। तो इतने सारे बच्चे जब हॉकी खेलते हैं तो यकीनन ये भी है कि इनको गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनको बेसिक जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना चाहिए। इतने अभावों के बावजूद यहाँ से अभी हाल ही में एक लड़की जो है वो इंडिया टीम में खेली है, संस्कृति सारवान जूनियर इंडिया टीम में खेल रही है। एक और लड़का हमारा हर्षदीप कपूर, वो भी इंडिया टीम में खेल रहा है। मतलब इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो खेल है, स्पेशली हमारा जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वो पीछे हो गया। 6 साल पहले इंदौर में हॉकी के लिए मैदान था। यहाँ तो हॉकी को बढ़ावा देने के लिए 1940 में प्रकाश हॉकी क्लब की स्थापना की गई थी। 1948 के लंदन ओलंपिक में आजाद भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली हॉकी टीम के कप्तान किशन लाल और देश के महान हॉकी गोलकीपर शंकर लक्ष्मण इस क्लब का हिस्सा रहे। मीर रंजन नेगी भी इसी खेल मैदान पर खेलकर महान खिलाड़ी बने, लेकिन 2016 में यहां सब बदल गया। इंदौर पर स्वच्छता का ऐसा जुनून बढ़ा कि इस खेल मैदान पर ही कचरा स्टेशन और गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। तब से ही मांग उठ रही है कि इंदौर में हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ वाला स्टेडियम बनाया जाए, क्योंकि रोड पर हॉकी खेलने से बच्चों के घुटनों में प्रॉब्लम होती है। महंगी हॉकियां जल्दी घिस जाती हैं, रोड किनारे ट्रैफिक चलता रहता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पूरा ग्राउंड न होने की वजह से बहुत सारी स्किल छुटी रहती है। हमारा अगला प्रयास है कि हमको इंदौर में इस शहर के आसपास जहां हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं अच्छा एस्ट्रोटर्फ मैदान या फुल मैदान प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे ये बच्चे और आगे तरक्की करेंगे और इससे डबल बच्चे यहाँ हॉकी खेलेंगे। कई बार प्रशासन से अनुरोध किया अखबार के माध्यम से, बाकी आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं। और 5 साल से हम लोग रोड पे खेल रहे हैं और उसके अभाव में बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और अब जैसे ये ग्राउंड है दूसरे, उसमें टाइम फिक्स है कि आप 2 घंटे ही खेलोगे। बच्चे आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चे हैं और रोड के कारण हम ना तो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक्स, बहुत सारी चीज़ें, हिटिंग स्टॉपिंग, स्कूप की प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं और हमेशा डर ये बना रहता है कि कोई बच्चा टकरा ना जाए। उधर हॉकी खिलाड़ी भी सरकार से ग्राउंड की मांग कर रहे हैं।
ढाका प्रीमियर लीग में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हॉकी खिलाड़ी हर्षदीप कपूर का कहना है कि दूसरे शहरों की तरह इंदौर में भी एस्ट्रोटर्फ वाला ग्राउंड बनना चाहिए। एस्ट्रोटर्फ को लेके मांग हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि फुटपाथ पे जैसा आप देखे जा रहे हैं गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, तो गाड़ियों को हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जाते हैं बच्चे बॉल को लेके बिना देखे भागते हैं, तो हादसा होने तकलीफ बहुत होती है। तो कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी तो बच्चे घर वाले आएंगे तो बोलेंगे कि आपके अंडर में हमने भेजा था बच्चा, तो उसका ऐसी दुर्घटना हुई, तो सब भी देखना पड़ता है। जी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है ये खेलना, बट हमको ग्राउंड मिल जाएगा ना तो हम और कॉन्फिडेंस से खेल पाएंगे। और यहाँ पर इतने सारे बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, सब खेलते हैं, सब प्रैक्टिस करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि हमें एक और ग्राउंड मिल जाए तो हम और अच्छे से खेल पाएंगे। पिछले 6 साल से इंदौर के जिला जेल से सटे फुटपाथ पर युवा खिलाड़ी हॉकी खेलने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि हॉकी खिलाड़ियों को मैदान के साथ मूलभूत सुविधाएं कब मिल पाएंगी। खिलाड़ी से लेकर कोच तक सब कुछ कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, बाकी जिम्मेदार क्या कर रहे हैं। हाथ में हॉकी है और हौसला हिमालय से भी ऊंचा है, बस कमी है तो सिर्फ संसाधनों की। इन खिलाड़ियों का कहना है कि ग्राउंड मिले तो ये भी कह सकेंगे कि चक दे इंडिया। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज।